हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उनकी योजनाएं जो उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करते हैं मोहम्मद तुगलक और अमीर वर्ग कि गयासुद्दीन तुगलक अमीरों के सहयोग और समर्थन से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और उसके शासनकाल में ताज और अमीरों के मध्य सहयोग और समन्वय बना रहा। परंतु मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में स्थिति जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। सुल्तान बनते समय मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता की व्यवस्था में कोई चेंज नहीं किया था और पुराने अमीरों को उनके पद और जागीरों पर स्थायी रूप से कर दिया। परंतु धीरे धीरे मोहम्मद तुगलक की निरंकुशता बढ़ती गई और वह अपने अमीरों को अपना अधिकारी और सेवक समझने लगा। उसने उनसे पूछे बिना अपनी योजनाओं को लागू किया और सुधारों को कार्यान्वित किया। इससे अमीरों में उसके विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा और सुल्तान ने अपनी बौद्धिक तर्क शक्ति के माध्यम से उन्हें ताज की सर्वोच्चता की विचारधारा को समझाने तथा उन्हीं में इसी विचारधारा को भरने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके अमीर उसके समान बुद्धिमान नहीं थे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। एक निरंकुश शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक ने अपने सुधारों को लागू करने के लिए अपने अमीरों से सहयोग की आशा करता था, परंतु उसके अमीरों ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसके सुधारों तथा योजनाओं को बुरे ढंग से कार्यान्वित किया, जिसके कारण सुल्तान को फेलियर का सामना करना पड़ा। अन्यथा उसकी योजनाओं में एक भी ऐसी नहीं थी जिसे अव्यवहारिक कहा जा सके, जिसे लागू करना पॉसिबल ना हो। यदि उसने अपने अमीरों से विचार विमर्श एवं उनकी स्वीकृति के साथ इन्हें लागू किया होता तो शायद रिजल्ट दूसरे आते। वस्तुस्थिति यह थी कि उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने वाला सुल्तान अपने अमीरों को अपनी सत्ता एवं प्रशासन का भागीदार बनाने के लिए तैयार नहीं था और उसके अमीर गयासुद्दीन तुगलक के समय में प्राप्त अपने प्रभाव को खोने के लिए तैयार नहीं थे। अमीरों का तर्क था कि गियासुद्दीन ने उनके सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए सुल्तान को केवल बराबर वालों में प्रथम माना जा सकता है। अमीरों के विद्रोही आचरण और अपनी योजनाओं की विफलताओं से खिन्न होकर सुल्तान अपना मानसिक बैलेंस खोता गया और उन्हें सजा देने के लिए क्रूर से क्रूर जो हथकंडे जो थे वो अपनाता गया और जवाब में अमीरों ने भी निरंतर विद्रोह से सुल्तान को अत्यधिक परेशान करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। पुराने अमीरों को प्रभावहीन बनाने की दृष्टि से मोहम्मद तुगलक ने अमीर वर्ग के ढांचे जो उसमें काफी चेंज करने का निश्चय किया और उसने विदेशी अमीरों को, अफगानों को, मंगोलों को और हिंदुओं को भी प्रधानता देना शुरू कर दी थी और विदेशों के प्रति वह विशेष दयालु तथा उदार था। परिणाम ये निकला कि उसका अमीर वर्ग दो परस्पर विरोधी गुटों में डिवाइड हो गया और पुराने अमीर ये विश्वास करने लगे कि सुल्तान नए तत्वों को प्रधानता देकर उनके विशेष अधिकार जो है, उनके प्रभाव जो उनको कम करना चाहता है। क्योंकि सुल्तान के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वे दरबार में विदेशियों के विरुद्ध अधिक सफलता प्राप्त करने की उम्मीद नहीं रखते थे, अतः उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया और जब कभी उन्हें संकट का आभास मिलता वे तत्काल विद्रोह कर बैठते और सुल्तान ने एक के बाद एक उठने वाले विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसके विशाल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। इस प्रकार से एक महान प्रतिभा संपन्न शासक को अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ नष्ट कर देना पड़ा और एक शासक के रूप में अलोकप्रियता का सेहरा उसके सर बांध दिया गया। अगली बात आती मोहम्मद तुगलक का चरित्र और मूल्यांकन कि मोहम्मद तुगलक के चरित्र में विरोधी तत्वों का इतना विचित्र सम्मिश्रण था कि आज तक इतिहासकार और विद्वान लोग उसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं। वह प्रतिभाशाली था अथवा पागल था, आशीर्वादी लाल जो उनका कल्पना के लोक में विचरने वाला रक्त पिपासु और प्रजा पीड़क था, यह जन कल्याणकारी शासक था। इस प्रकार से बहुत से सवाल हमारे सामने उठ करते हैं कि आखिर हम उसे क्या कह सकते हैं। ये तो सभी स्वीकार करते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा बुद्धि वाला विद्वान व्यक्ति था और अरबी और फारसी भाषा में उसने उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त कर रखी थी। वह एक अच्छा साहित्यकार, आलोचक और प्रभावशाली बोलने वाला यानी कि वक्ता था। इसके अलावा दर्शन, नीति, गणित, विज्ञान, ज्योतिष और तर्कशास्त्र जैसे जो सब्जेक्ट थे उनमें भी बहुत ज्यादा रुचि लिया करता था
और इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का उसने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा था और सामान्य उलेमा तो उसके सामने टिक भी नहीं पाते थे। वह आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने वाली उसमें बहुत अच्छा टैलेंट था और उसमें ज्ञान को पचाने की भी एक अद्भुत टैलेंट थी। अपने द्वारा जारी की गई घोषणाओं को फरमाने को वह स्वयं लिखा करता था। कुल मिलाकर उसके समान विद्वान व्यक्ति दिल्ली के सिंहासन पर आज तक कोई भी नहीं बैठा, इस बात को सभी स्वीकार कर सकते हैं। वह एक सहृदय, उदार तथा दानी शासक था। उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था और दानी तो वह इतना था कि भरा हुआ खजाना लुटा देता था और दान पुण्य करते समय कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता था। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानशीलता और दयालुता थी। उसकी कटु आलोचना करने वाले इतिहासकार बर्नी भी उसके दान पुण्य जो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। मोहम्मद तुगलक के व्यक्तिगत जीवन में भी सभी इतिहासकार जो उन्होंने प्रशंसा की, सूरा, सौंदर्य, भोगविलास और भ्रष्टाचार के उस युग में भी सुल्तान इन मानवीय दुर्बलताएं जो है, जितनी ये कमियां जो उनसे दूर रहता था। वह भोगविलास था, मद्यपान जो उसका पूरी तरह से विरोधी था और मद्यपान को कंट्रोल करने के लिए, शराब जो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने कई स्टेप्स भी लिए और स्त्रियों को वह सम्मान की दृष्टि से देखता था और अपने गुरुजनों के लिए अपने हृदय में गहरी श्रद्धा थी। वह एक निष्ठावान मुसलमान था और जीवन के धर्म के नियमों के पालन पर जोर देता था। वह नियमित रूप से 5 समय की नमाज पढ़ता था, परंतु वह अंधविश्वासी नहीं था और न ही लकीर का फकीर था। वह उन्हीं नियमों को फॉलो करता था, जो धार्मिक रीति रिवाजों को मानता था, जो उसकी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरते थे। इस्लाम में आस्था रखते हुए भी उसने संकीर्णता, सांप्रदायिकता, कट्टरता अथवा धर्मांधता का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था। उसने अपनी तरफ से अपने शासन को धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर चलने का प्रयास किया था और इसके साथ ही कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बहुत अच्छा सुल्तान था, उसमें साहस था, सैनिक पराक्रम था और रणकौशल था। अपने पिता के शासनकाल में उसने मंगोलों तथा वारंगल के विरुद्ध सफलताएं प्राप्त की थी और सुल्तान बन जाने के बाद साम्राज्य विस्तार तथा विद्रोहियों का दमन करने के लिए किए गए सैनिक अभियानों का अधिकांश नेतृत्व उसने खुद ने किया था और उसका अधिकांश समय राजधानी के बाहर गुजरता था। परंतु उसकी अनुपस्थिति में राजधानी में कोई विद्रोह नहीं हुआ और उसकी उपस्थिति में उसके शिविर में भी उसके विरुद्ध विद्रोह करने का किसी ने साहस नहीं किया। मोहम्मद तुगलक एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक माना जाता है। न्याय के सम्मुख बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान मानना उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उलेमा वर्ग अथवा अन्य धर्माचार्यों का अपराध सिद्ध होने पर वह उन्हें भी सामान्य लोगों की भांति न्याय या सजा देता था और वह स्वयं भी एक काजी के आदेश के अनुसार कोड़े खा चुका था और इससे अधिक निष्पक्ष न्याय का उदाहरण क्या हो सकता है। वह बात दूसरी है कि उसकी दंड व्यवस्था कठोर और क्रूर थी और कभी कभी सुल्तान छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कहा जाता है कि बहुत बड़ी सख्त सजा जो है दे बांटता था। अब हम दूसरे उसके पहलू को देखें तो उसमें बहुत सारी कमियां भी बताई जाती है कि वो एक पागल था, बुद्धिहीन था, विवेकहीन था और लेकिन उसको हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसने जो भी अपनी योजनाएं लागू की थी वो समय के अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो फेलियर हो गया था। और वास्तविकता में देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, योग्य और अच्छा शासक था और उसने अपनी जनता जो उसको हर तरह से संतुष्ट करने का प्रयास किया था, वह बहुत ही अच्छा बड़ा जन कल्याणकारी रहा था। ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक कंप्लीट होता है।